गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 3 जुलाई और मैं आपका स्वागत करता हूं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस में। दोस्तों मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, देखिए उड़ीसा में एक एक्सकवेशन किया गया है जिसमें 4000 साल पुरानी सेटलमेंट हम लोगों को मिली है। कुछ झोंपड़ियाँ कुछ घर वहाँ पे मिले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक लैंडमार्क ये डिस्कवरी हो सकती है फ्यूचर के लिए। देखिए अभी यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट हुई है, तो देखते हैं फ्यूचर में जब एक्सकवेशन और ज़्यादा की जाएगी क्या क्या सीक्रेट हमारे सामने आने वाले हैं। तो ये जीएस पेपर 1 में हम लोग इसको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक से जोड़ के देख सकते हैं। दूसरी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सीजीआई ने एक मैसेज दिया था, कुछ एक रिटायरमेंट की एक मीटिंग थी, एक पार्टी टाइप का था। उसमें सीजीआई ने कुछ अपना एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने कुछ मैसेज दिया है कि जजिस को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे वो सब होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा मैसेज है, लेकिन कई बार इस तरह की चीज़ें जो है आपको आपके एस्से वगैरह में या किसी जीएस पेपर 2 में कोट करने के काम आ जाती हैं। थोड़ा सा ये देखेंगे जीएस पेपर 2 से। अगला हम लोग देखेंगे ग्लोबल टैक्स डील के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स की बात की जा रही है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर जो इंटरनेशनल अभी जो है हम लोग अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत लैंडमार्क है। दुनिया भर में जो टैक्स का रिजीम है जो पिछले 100 साल से चला आ रहा है उसके अंदर कैसे जो है हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर चेंज करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जीएस पेपर 2 में आपका आईआर के पोर्शन से भी कवर हो सकता है, लेकिन मेजरली जो है आपका इकोनॉमी वाले सेक्शन से जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगली जो न्यूज़ है वो बिग टेक इन फाइनेंशियल सेक्टर, देखिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे अमेजोन, गूगल, फेसबुक ये सारे की सारी कंपनियां इंडिया में अभी फाइनेंशियल सेक्टर में उतर गई हैं या उतरना चाहती हैं। तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन से इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम जीएस पेपर 3, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पोर्शन से इसको हम लोग कवर करेंगे। और वैसे भी अगर कोई न्यूज़ रूरल एरिया से होती है या वीमेन ओरिएंटेड होती है या माइनॉरिटी ओरिएंटेड होती है, चिल्ड्रन ओरिएंटेड, ओल्ड एज पीपल ओरिएंटेड अगर न्यूज़ होती हैं हमारे एग्जाम के लिए, समझ लो आपको मटेरियल मिल गया। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे आपका सोसाइटी से हो, सोशल जस्टिस से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नेंस से हो, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रीक्वेंटली यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, मेंस में ज़्यादा पूछता है, प्रीलिम्स में कम पूछता है, तो इसको हम लोग करेंगे। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट द ग्रीन पासपोर्ट इशू। देखिए इशू कई दिन से चल रहा है, न्यूज़पेपर हम इसको पढ़ रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में रिफ्रेश करूंगा बस आपके माइंड को कि क्या है ये। अगली हम न्यूज़ करने वाले हैं पेंडेमिक और एजुकेशन, देखिए ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जब भी एजुकेशन की बात आती है, बच्चों की बात आती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर जो वल्नरेबल सेक्शन है और जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, इनसे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भैया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। खबर है जी उड़ीसा से, अच्छी खबर है। देखिए सभी को पता है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी है, और जब भी हम लोग सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम शुरुआत उसकी करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा सिविलाइजेशंस थी। देखिए इंडस वैली को तो हमने 1920s में डिस्कवर कर लिया था, लेकिन अभी भी साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में सिविलाइजेशन तो थी पहले, अभी उनकी डिस्कवरी होना बाकी है या कभी कभार वो हमारे सामने आती है ना। देखिए सिविलाइजेशन का एक हम लोग बात करते हैं सिविलाइजेशन में जहाँ पे वेल सेटल्ड लोग होते हैं, वेल सेटल्ड उनकी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं और उनके पास एक रिटन लैंग्वेज होती है। जनरली सिविलाइजेशन से इसका मतलब ये हम लोग माना जाता है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी लैंग्वेज हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये न्यूज़ जो है वो उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, एक डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट की जगह है। यहाँ पे डिस्कवरी की गई, इसको एक्सकवेट किया गया, किसके द्वारा किया गया? ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड द साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़। देखिए उड़ीसा का ये डिपार्टमेंट है, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में काम करता है, और जो एएसआई है, एएसआई जो है इंडिया का है ना, उसके अंडर में ये यहाँ पे काम करता है। तो ये एक्सकवेशन इन्होंने किया था और इन्होंने वहाँ पे कुछ जगह को खुदाई वगैरह किया। अभी तक ज़्यादा खुदाई नहीं किया, सिर्फ 2-4 एकड़ ही ज़मीन खोदी है, लेकिन उन्होंने यहाँ से कुछ मिला है। देखिए दुर्गा देवी विलेज, अरे कहाँ निकल गए, हाँ, तो दुर्गा देवी विलेज में जो है इसका एक्सकवेशन किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देखिए प्रीलिम्स में सीधा पूछते हैं वो कि दुर्गा देवी विलेज वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सकवेशन किया गया है, कुछ झोपड़ियाँ वगैरह, कुछ हार्डवेयर यहाँ से जो मिला है वो अलग अलग पीरियड में से पाया जाता है, जैसे चैकोलिथिक पीरियड। देखिए चैकोलिथिक पीरियड का मतलब होता है कॉपर एज,
ठीक है, कॉपर है तो कॉपर का हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते थे। C4 चैकोलिथिक है, C4 कॉपर, आप इसको याद रख सकते हो। चैकोलिथिक के बाद जो एज आती है वो ब्रॉन्ज एज आती है ना, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो टिन और कॉपर को मिला के बनाया जाता है, और ब्रॉन्ज जो मेटल होती है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके बाद आया था हमारा ब्रॉन्ज एज, ठीक है। फिर हमारा आयरन एज, तो एक तो हमारा बिल्कुल मॉडर्न एज हो गया आयरन एज। और भैया आजकल तो आपको पता है कौन सा एज चल रहा है, डिजिटल एज चल रहा है आजकल तो, है ना, डिजिटल और स्पेस एज की हम लोग बात करते हैं। तो ये 3 पीरियड के वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हम लोगों को मिले हैं। उनके कुछ कप ग्लास, मतलब इस तरह की पोटरी वगैरह वो सब मिली हैं। तो ब्लैक क्रिम्सन वेयर मिला है, आयरन ऑब्जेक्ट्स कुछ मिले हैं, एरो हेड्स मिले हैं, और कुछ पोटरी के हमें आइटम्स मिले हैं, और ये तीनों पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये हमें वहाँ मिला। एक खास बात वहाँ की जो देखी गई है वो ये है कि ये जो सेटलमेंट थी ना, ये जो जो दुर्गा देवी में जो सेटलमेंट थी, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सेटलमेंट थी। इंस्ट्रक्टिंग कैसे, जैसे यहाँ पे जो सेटलमेंट थी ना, इसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किया गया था, मतलब 4 दीवारी निकाली गई थी। अब ये 4 दीवारी जो है वो फ्लड से बचाने के लिए करी गई थी, या फिर वो एक्सटर्नल अटैक से बचाने के लिए की गई थी, ये तो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन मिला है। और ये फोर्टिफिकेशन ब्रिक्स का नहीं है सच, ये मड का फोर्टिफिकेशन है। उस टाइम में मड का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि देखिए कोस्टल एरिया में तो मड यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, मे बी वो रीज़न हो सकता है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके जो नॉर्थ में है वो जो रिवर है उसका नाम है बुरा बालांग रिवर, और जो साउथ में है वो है सोना रिवर। छोटी छोटी रिवर है, कोई ज़्यादा बड़ी रिवर नहीं है। तो ये इसको कनेक्ट करती हैं, तो मे बी इसको ये वाटर सप्लाई करती होंगी सेटलमेंट को। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, देखिए अगर आप कभी लाल किले में गए हो तो आपने एक चीज़ देखा होगा, लाल किले के चारों तरफ जो है ट्रेंच बना रखी है ना, वो खोद के ट्रेंच बना रखी है, और उसके अंदर पानी भरा होता है, क्योंकि जब एक्सटर्नल जो अटैक होते थे ताकि वो उसको पार ना कर सके, और वो काफ़ी गहरा होता था। इसको किले की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते थे पुराने समय में। ऐसा ही एक चीज़ यहाँ पे भी मिली है, इसे कहा जाता है मोट, मतलब जो चारों तरफ वो होता है ना, ये ट्रेंच जो होती है इसे मोट कहा जाता है। और इसके अंदर जो पानी की सप्लाई होती थी, वहाँ पे जो छोटे छोटे नाले हैं, ठीक है, एक का नाम है गंगाहारा और दूसरे का नाम है प्रसन्ना, यहाँ से इसको पानी मिलता था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जो है पाई गई है। और शुरू में तो देखिए छोटा मोटा गांव रहा होगा, धीरे धीरे वो टाउन बना होगा, और धीरे धीरे वो प्रॉपर अर्बनाइजेशन जो उसकी सेटलमेंट हो गई होगी। तो अराउंड 400 टू 200 BC ये प्रॉपर एक अर्बन सेटलमेंट बन गया था, और बुद्धिज्म यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। ये हो गया था। तो उसके अलावा जो यहाँ पे जो दूसरी हमारे जो जैसे महानदी सिविलाइजेशन है, या जो गंगा वैली की सिविलाइजेशन है ना, उनसे इनका क्या रिलेशन था, क्या उनके साथ इनके ट्रेड रिलेशन किस तरह के थे, क्या ये लोग सी ट्रेड भी करते थे आउटसाइड इंडिया, देखिए ये सब डिस्कवरी अभी होना बाकी है, बट स्टिल अभी इनिशियल स्टेज में है, तो इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर में भी हम इस स्टोरी को डेफिनेटली यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अगली जो न्यूज़ आती है वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जो सीजीआई हैं रमन्ना जी, अभी रिसेंटली बने थे, इनको लेके न्यूज़ है। किसी जज की रिटायरमेंट पार्टी होगी, उनके स्पीच दे रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ खास बात बोली है। देखिए एक और चीज़ अगर मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, आप वो चीज़ पढ़ सकते हो। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया था, और वो रमन्ना जी ने ही लिखा था सीजीआई ने, है ना। तो सीजीआई भैया कुछ चीज़ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो वो आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, लॉ का मीनिंग क्या होता है, लॉ के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो कुछ 4 प्रिंसिपल इन्होंने डिस्कस किए थे। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वो भी पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो। इंटरेस्टिंग है वो, और इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। आज रमन्ना जी का ये जो है वो द हिंदू में आया है, सिंपल सा आर्टिकल है। इन्होंने बोला है कि जो जज होते हैं, जब वो वर्डिक्ट सुनाते हैं, जब वो केस की सुनवाई करते हैं, तो उनको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उनको कानून के ऊपर फोकस करना चाहिए। मतलब जो चीज़ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कानून के अंदर, उसको ध्यान में रख के अपनी जजमेंट सुनानी चाहिए। और जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, मतलब अगर पास्ट में कोई वर्डिक्ट सुनाया गया है किसी चीज़ को लेके, देखिए कोर्ट जो हमारा होता है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। जो पहले पास्ट में जो वर्डिक्ट सुनाए गए हैं, अभी प्रेजेंट में जो केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट के अंदर, वो उन पुराने जजमेंट्स को कोट करता है। पुराने जजमेंट्स को ध्यान में रख के ही वो जजमेंट सुनाता है जो रिकॉर्ड में पुराने हैं। तो प्रेसिडेंट्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पहले इस सेम सिचुएशन में क्या क्या वर्डिक्ट सुनाया जा चुका है ना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि प्रीवियस जजमेंट्स की वैलिडिटी बनी रहे। वो भी, हालांकि ये चेंज हो सकता है, प्रेसिडेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट स्टिल। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस पेपर 4 में हम लोग पढ़ते ही हैं कि देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आप ध्यान रखिए, है ना। ह्यूमन एस्पेक्ट पे आप फोकस कीजिए,
वो भी करना थोड़ा बहुत, देखिए ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इमोशनल होकर जजमेंट सुना रहे हो, लेकिन जो कानून के अंदर थोड़ा बहुत इमोशनल जो मतलब लिबर्टी मिलता है जजिस को, आप वो भी ले सकते हो कि जो ज़्यादा वनरेबल सेक्शंस हैं, है ना, जो अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा आप ह्यूमन एंगल भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक जज को लॉजिकल होना चाहिए और एक जज को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यही सेम प्रॉपर्टीज़ आपके जो हम लोग पेपर जीएस पेपर 4 में पढ़ते हैं के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, क्या होना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, तो ये सारे के सारे, ये खासकर लॉजिकल और ऑब्जेक्टिविटी, वहां पे भी ये आप यूज कर सकते हो इस तरह के टर्म्स को, है ना, तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए देखिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट में जो कानून बनाया जाता है वो स्केलेटन फॉर्म में होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या उसके रूल्स होंगे, उसके गाइडेंस होंगे, वो सारे के सारा बाद में एग्जीक्यूटिव उसको देता है। लेकिन जो कोर्ट जजमेंट सुनाता है, हर एक जजमेंट एक कानून होता है, आपको पता है इस बात का। हमारी कंट्री में, मतलब परसेंटेज के टर्म में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे जो कानून है वो जुडिशरी की जजमेंट के बेसिस पे ही हैं, समझ रहे हो। अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, दैट वुड बी लॉ ऑफ लैंड, तो एक जज का सुनाए हुए वर्डिक्ट की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है, समझ रहे हो। बिना पार्लियामेंट के भी जो है लॉ बनाए जा सकते हैं, या वो चीजें इफेक्टिव हो सकती हैं जस्ट बाय जुडिशरी, क्योंकि ये चीज इतनी पावरफुल होती है, तो जजेस को बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि जुडिशरी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, और लॉयर्स भी इसमें एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। लॉयर्स को भी सामने मतलब जो लॉयर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अच्छे से निभाते हैं, डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉयर्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी जुडिशरी की है, ये रमन्ना जी ने बोला है। मतलब जैसे जोली एलएलबी टाइप के लॉयर्स नहीं, बाद में तो खैर ये हीरो बन गए थे, बट शुरू में जिस तरह की चीज़ें ये करते थे, दैट वाज टोटली इमोरल और अनएथिकल, उस तरह का नहीं करना चाहिए, बट स्टिल। तो ये कुछ चीज़ें रमन्ना जी ने बोली हैं, कुछ भारी भरकम वर्ड हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप इनको डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हो। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है इंटरनेशनल अरीना से। देखिए कुछ एक दो ऑर्गेनाइजेशन आपको बता देता हूँ क्योंकि इनका यूज़ है यहाँ पे। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, ये 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं भैया। ये वो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ माने जाते हैं, एक्सेप्ट मैक्सिको एंड कोलंबिया। ये वो कंट्री हैं जहाँ पे हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी ऊपर होती हैं। तो 38 कंट्रीज़ का ग्रुप है, और दुनिया भर का जो है 62.2% जीडीपी ये लोग कवर करते हैं। तो OECD की कंट्रीज अगर कोई डिसीजन लेती हैं तो बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। एक ग्रुप होता है हमारे पास G7, है ना, पहले तो G8 हुआ करता था, बाद में जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया तो रशिया को यहाँ से भगा दिया गया, अब ये G7 बचा हुआ है। ये G7 में के अंदर कौन सी है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। ये कंट्री जो है क्या करती है, दुनिया भर का जो 60% जो वेल्थ है इन कंट्रीज़ के पास होता है, तो डेफिनेटली ये भी अगर कोई डिसीजन लेती हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ग्रुप होता है हमारे पास G20, इसके अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज होती हैं। इंडिया भी G20 का पार्ट है, लेकिन इंडिया ना तो इसका पार्ट है ना इसका पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सिचुएशन देखिए कैसी है यहाँ पे। एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है बेस इरोजन, ठीक है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग एक टर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो फेसबुक है, अभी अभी रिसेंटली यूएसए के अंदर एक स्टडी की गई थी जिसमें ये देखा गया था कि यूएसए के जो रिचेस्ट लोग हैं, मतलब जैसे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग टाइप के लोग हो गए ना, अमेजोन और वो एप्पल वगैरह का CEO, ये 1% भी टैक्स पे नहीं करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे टैक्स लूप होल्स का ये फ़ायदा उठाते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे फेसबुक एक अमेरिकन कंपनी है, उसका सारा मोस्टली बिजनेस जो है अमेरिका, इंडिया इधर चलता है, और यहाँ पे टैक्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, समझ रहे हो। तो फेसबुक ने क्या किया, अपना हेड ऑफिस आयरलैंड में ओपन कर लिया। अब आयरलैंड के अंदर जो है वो टैक्स काफ़ी कम है, तो क्योंकि इसका हेड ऑफिस वहाँ पे है, ये रजिस्टर्ड आयरलैंड के अंदर है, तो इसीलिए इसको अपना टैक्स आयरलैंड के अंदर पे करना पड़ेगा, यूएसए और इंडिया के अंदर तो पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है, इनसे कंपनीज बहुत सारा टैक्स बचाती हैं। जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, जैसे आयरलैंड हो गया, केमन आइलैंड हो गया, बहामस हो गया, मॉरिशस हो गया, तो ये कंपनी यहाँ से ऑपरेट करती हैं, इसीलिए इनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। नुकसान किसको होता है, उन कंट्रीज को होता है जहां पे ऑपरेट करती हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, इनको नुकसान होता है। तो ये जो टैक्स के अंदर जो लूप होल्स है ना यार, इनका फायदा उठाते हैं।
इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को नुकसान होता है, और ये जो अमीर लोग और अमीर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो ये पे कर नहीं रहे हैं। इनके ऊपर नकेल कसने के लिए, इनका टाइट करने के लिए जो है एक अभी प्रपोजल आया था। पहले ये प्रपोजल G7 के अंदर आया था, उसके बाद ये प्रपोजल जो है G20 के अंदर आया और OECD कंट्रीज के अंदर आया। इन्होंने कहा कि दुनिया में जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हम एक ऐसा रूल बनाएंगे कि मिनिमम टैक्स इनको पे करना ही पड़ेगा। चाहे भैया आप आयरलैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, ये मिनिमम तो आपको पे करना ही करना है। मान लो आयरलैंड के अंदर 10% टैक्स है और 15% जो है वो मिनिमम टैक्स रेट है, तो ये 5% टैक्स जो है यूएसए के अंदर भी पे करेंगे, क्योंकि मिनिमम 15% तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक बहुत शानदार इशू है। पूरी दुनिया भर को लगभग 150 से लेके 170 बिलियन डॉलर का इसको फायदा होगा। अब इस पैसे को हम लोग जो है दूसरी जगह पे खर्च कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज में खर्च करेंगे, या है ना, और डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए खर्च हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो बाइडेन के आने के बाद आई है, क्योंकि बाइडेन ट्रंप जो है वो थोड़ा सा बिजनेस फ्रेंडली थे, बाइडेन जो है वो थोड़ा सा सोशलिस्ट ओरिएंटेशन के हैं, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अब ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, 2023 की ये फाइनलाइज हो चुका होगा। और इंडिया भी इसमें एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये बहुत सारी एमएनसीज ऑपरेट करती हैं। इंडिया की कई बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं, इंडिया भी इसमें स्टेक होल्डर है। तो इंडिया ने कहा कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको दूर कीजिए, जैसे कंसेंसस वाली प्रॉब्लम है, सारी की सारी कंट्रीज अग्री नहीं कर रही हैं, 130 कंट्रीज अग्री कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे आयरलैंड अग्री नहीं कर रहा है ना, कई सारी कंट्रीज है जो अग्री नहीं कर रही हैं। उसके बाद जो डिजिटाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से ना चीज़ें ना रेगुलेट नहीं हो पाती प्रॉपरली, है ना। लेकिन ये कुछ चैलेंज है, डेफिनेटली इसको दूर करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में इसको हम लोग दूर करेंगे। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है भैया, अब ये इस तरह के फ़ायदे नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो मार्क जुकरबर्ग जैसे इस तरह के लोगों को फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, जो इट कैन बी अ गुड थिंग। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ है वो आती है बिग टैक्स को लेके। आरबीआई ने अभी कुछ ऑब्जर्वेशन की है। देखिए पहले से हम लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया के साथ जो है वो सरकार के थोड़े से पंगे चल रहे हैं, है ना। उसी बीच में आरबीआई ने एक बात बोली है, ये कहा है कि जैसे हम लोग अमेजोन पे करते हैं या व्हाट्सएप पे करते हैं, है ना, गूगल पे करते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल जो बिग टेक हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये अभी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी उतरना चाहती हैं। अभी तक इनका स्कोप सिर्फ लिमिटेड हुआ करता था, बट फ्यूचर में ये कंपनीज रिलायंस वगैरह के साथ मिलकर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी आना चाहती हैं, जो हमारे सामने एक इशू है। तो बड़ी टेक कंपनीज आ रही हैं तो हमारे सामने इशू हो गया। प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली वो प्रेजेंट हैं अभी के टाइम में, लेकिन अभी वो एक्सपेंड करना चाहती है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, मतलब लोन वगैरह देना, चेक वगैरह प्रोवाइड करना, इस तरह की चीज़ें। और इन्होंने एप्लीकेशन भी दे दिया है। इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। कैसे? रेगुलेशन देखेंगे कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ी टेक कंपनीज हैं जो आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट करती हैं, तो इनको कौन रेगुलेट करेगा, कैसे रेगुलेट करेगा, वो भी एक थोड़ी समस्या है। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, दे आर बिग टू फेल, मतलब इनको फेल होने का डर नहीं है, इसलिए ये कुछ ना एकदम रिस्की तरह की चीज़ें जो हैं ये ऑपरेट करती हैं, क्योंकि फेल तो हो नहीं सकती, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, पैसा इतना है उनके पास। अगली चीज है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अभी तक जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो जो है अलग तरह का है। जब ये बिग टेक कंपनीज इंडिया के अंदर आएंगी तो एक नया माहौल लेके आएंगी, तो हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे उसका हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी वाला इशू तो देखिए इनके साथ हमारा शुरू से ही चलता है। डेटा सिक्योरिटी कैसे करेंगे, जो कस्टमर आपके बनेंगे उनका डेटा आप कहाँ सिक्योर करोगे, कैसे सिक्योर करोगे, साइबर थ्रेट है, उनका डेटा वगैरह भी लीक हो सकता है। इस तरह की कुछ समस्याएं यहाँ पे हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ फायदे भी हैं, जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ेंगे, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है ना, हम लोग ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आरबीआई ने अभी बोला है, सरकार को बोला है, आरबीआई ने खुद इस चीज़ को नोटिस किया है। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या फ्यूचर रहेगा, बट ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें आनी चाहिए जो हमारे सिस्टम को चैलेंज करें, कुछ नया कुछ नई प्रैक्टिस लेके आएँ, और इसी तरह से चीज़ें देखिए इंप्रूव होती हैं। चैलेंज तो हर चीज़ का होता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि यार इसके अंदर तो चैलेंज है, प्रॉब्लम है, फिर तो हम लोग कोई चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे ना सिस्टम में, क्योंकि वो तो हर सिस्टम के अंदर ही होता है यार चैलेंज। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? बस यही चीज़ें हैं। तो नया चैलेंज से मत डरिए, बल्कि अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमारे सिस्टम का भी एक इसमें बेनिफिट है कहीं ना कहीं। चलिए अगला जो ये है एडिटोरियल है, आज एक अच्छा एडिटोरियल आया है, आप इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर से जोड़ के देख सकते हो, सोसाइटी और सोसाइटी से भी इसको जोड़ के देख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट करने वाला है। देखिए रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया, और वर्ल्ड बैंक ने वो रिपोर्ट में ये कहा
कि इंडिया में 2010 और 2020 के बीच में जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कम से कम डबल हो गया है, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और हमें क्लैपिंग करना चाहिए। ठीक है, तो 55% से लेके 96% तक हो गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने क्या कंसीडर किया है कि जो हाउस होल्ड है, मतलब जो घर परिवार हैं, वो कितने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट हुए हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो कितना इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से वो कनेक्ट हुए हैं, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को कंसीडर किया गया है। इन दोनों फैक्टर को जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया है। हालांकि हाउस होल्ड में बड़ा है, लेकिन इनको भी मेरे ख्याल से इंक्लूड करना चाहिए था। तो क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जो स्कूल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन निकाला है राजस्थान ने, बहुत शानदार सॉल्यूशन निकाला है राजस्थान की सरकार ने। इन्होंने ये कहा कि भैया हम लोग स्कूल्स की छतों के ऊपर क्या करेंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से हम आपको जोड़ नहीं सकते। देखिए राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, बहुत रिमोट एरियाज में बिजली तो नहीं है, वहां पे खंबे तो नहीं लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो वहां स्कूल्स में कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे। तो हम लोग छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाएंगे। क्योंकि देखिए स्कूल सिर्फ स्कूल्स नहीं होते हैं हमारी कंट्री में, स्कूल्स बहुत सारी चीज़ों के काम आते हैं ना। पब्लिक स्पेस होते हैं भैया। गांव में जब कोई पंचायत करनी होती है, कोई मीटिंग करनी होती है, कोई बाहर से कोई ऑफिसर आ जाता है, तो वो स्कूल को एज अ पब्लिक स्पेस यूज करते हैं। ये बहुत शानदार। कोई शादियां वगैरह हो जाती हैं, बारात वगैरह भी स्कूल में रुकती है। आपने देखा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, हमने तो अपने गांव में खूब देखा है, अभी भी होता है गांव वगैरह में बारात वहीं रुकती है। खैर आजकल तो बारात घर भी बन गए हैं, लेकिन मोस्टली स्टेट्स में नहीं है। हरियाणा पंजाब जैसे थोड़े डेवलप्ड स्टेट में बन गया है। कोविड केयर सेंटर भी जो है, स्कूल्स को एज अ कोविड केयर सेंटर भी यूज़ किया गया है। उसके लिए भी भैया वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली वगैरह, पानी, वो सब चाहिए या नहीं चाहिए। ऊपर से जब क्लाइमेट चेंज, मतलब जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, फ्लड हो जाता है ना, कुछ साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, तो स्कूल्स जो है लोगों को शेल्टर भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और पोलिंग बूथ की तरह भी स्कूलों को यूज़ किया जाता है। तो भैया स्कूल हमारी कंट्री में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसलिए स्कूल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना एक बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो स्कूल में जब बिजली आएगी तो क्या वो सिर्फ पंखे चलाने के काम आएगी, क्या वो लाइट करने के। देखिए वैसे भी राजस्थान बहुत गर्म स्टेट है, तो पंखे तो बच्चों को चाहिए। स्कूल में बिना पंखों के आप कैसे पढ़ोगे यार। तो पंखे और लाइट तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा ये जो सोलर पैनल से बिजली आएगी और बैटरी से जिसको हम लोग स्टोर करेंगे, उसको आप किचन में भी यूज कर सकते हो। तो अब आपके जो गैस का खर्चा होता है ना, जो सिलेंडर होता है, वो भी खर्चा बच सकता है। आप उसको टॉयलेट में यूज कर सकते हो, वर्किंग टॉयलेट बना सकते हो। देखिए स्कूल्स में ना टॉयलेट वाली यार बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना। इसको आप टॉयलेट में यूज कर सकते हो, फ्लश वगैरह में वो आप उसका किसी तरह का लाइट वगैरह का यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। वो सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन समस्या ये है कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से आएगी। आप फंडिंग ला सकते हो CSR से, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कानून है जिसके तहत जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनको अपने प्रॉफिट का 2% सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना होता है। तो राजस्थान की सरकार ने बोला कि इनसे जो फंडिंग आएगा आप वो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, इन्होंने इसको बोला है। तो राजस्थान को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो CSR फंडिंग का यहाँ पे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और एक देखिए एक चीज होती है जिसे बोला जाता है रीन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन। रीन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कॉम्स होते हैं, इनको सरकार टारगेट देती है कि जैसे मान लो आपने 100 यूनिट अगर आपने प्रोड्यूस करना है, तो इस 100 यूनिट में से 20 यूनिट्स कम से कम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आना चाहिए, और वो मैंडेटरी होता है। तो जो डिस्कॉम कंपनीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं, वो ये जो स्कूल्स में सोलर पैनल वगैरह लगाएंगी ना, उसको अपने RPO के कोटे में से काट सकती हैं, मतलब वहां से वो कोटा भी इंक्लूड होगा। तो ये बहुत शानदार चीज इन्होंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया चीज है। तो फ्यूचर क्या है इसका, स्पेशली राजस्थान में इसका क्या फ्यूचर है। देखिए इस मॉडल को हम पूरे कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान का सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना। शुरुआत यहाँ से हुई है, लेकिन पूरे कंट्री में इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो छतों पे रूफ टॉप जो पैनल लगाने की बात हो रही है, ये क्या हम लोग दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बस स्टॉप्स में इसका यूज कर सकते हैं, हेल्थ सेंटर्स में इसका यूज कर सकते हैं, है ना, रेलवे स्टेशन वगैरह पे इसका यूज कर सकते हैं। बहुत जगह है यार जहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो फ्यूचर क्या है इसका, देखिए राजस्थान ने टारगेट रखा है 30 गीगावाट।
कि हम लोग 2025 तक 30 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेके आएंगे। खैर अभी तक इसको वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5 to 7 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी तक, लेकिन 2025 तक ये टारगेट है। देखिए ज़्यादातर क्या किया जाता है राजस्थान के अंदर, ज़्यादातर जो सोलर पावर प्लांट लगे हुए हैं वो जो है मतलब हजारों एकड़ ज़मीन में लगे हुए हैं, लैंड बेस्ड हैं, जिससे एक तो लैंड चली जा रही है और उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो छतों पे हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे ना, इसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो छोटे छोटे प्लांट लगाओ, आप इन्वेस्टमेंट करिए इसके लिए, पैसा वहाँ से आपका आ ही जाएगा, ठीक है। चैलेंज क्या है, अभी तक आपको मैंने बता ही दिया कि लैंड बेस्ड प्लांट्स हैं जिनको काफ़ी चैलेंज होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम जब वेदर होता है ना, आंधी चलती है, तूफान आता है, फ्लड होता है, तो ये जो लैंड बेस्ड प्लांट्स होते हैं ना, ये डूब जाते हैं और इनको रिपेयर करने में बहुत समय लगता है, पैसा भी खर्च हो जाता है। यह प्रॉब्लम दूर हो सकती है जब छतों के ऊपर लगाओगे, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और फ्यूचर में तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर एक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो फ्यूचर को लेके भी यहाँ पे हमारे सामने चिंता है। प्राइवेट सेक्टर को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का देखिए समस्या क्या है, प्राइवेट सेक्टर ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है क्योंकि वहाँ से उसको पैसा मिलता है, क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट लगाते हो ना तो वो बिजली आप अर्बन एरिया में जाती है, और भैया पैसा तो अर्बन एरिया से आता है ना, गांव में थोड़ी ना आपको बेनिफिट मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो कि रूफ टॉप पैनल वगैरह लगाने के लिए इनको आप थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे सकते हो। देखिए प्राइवेट सेक्टर वहाँ कभी नहीं जाएगा जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, सीधी सी बात है, आप उनको पैसा दिखाओगे तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। चलिए, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे पास हैं। सबसे बड़ी समस्या है लैक ऑफ कन्वर्जेंस, वो हमारी कंट्री में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भैया मिनिस्ट्री ही इतनी सारी हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, किसी मिनिस्ट्री की पावर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। मतलब जैसे होता है ना, पुलिस स्टेशन में होता है कि ये इस थाने में जाओ, मेरा मेरा केस नहीं है, मेरे थाने में नहीं, मेरे एरिया में नहीं है, अरे जस्टिस तो वैसे ही नहीं मिल पाता है। यह समस्या हमारी कंट्री में हर जगह है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि सारे के सारे डिपार्ट आपस में कोऑपरेट करें, ये जो सोलर जो पैनल्स होते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव हों, इनको सस्ता बनाया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, और डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए पावर जनरेशन का। जब जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा, आप लोकल अथॉरिटीज को पावर दोगे, जैसे ग्राम पंचायत को पावर दे सकते हो, म्यूनसिपैलिटीज को ये पावर दे सकते हो, है ना, वो अपने भी अपने एंड पे उसको करेंगी, प्लानिंग वगैरह करेंगी, तो उनको भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो एक शानदार एक एडिटोरियल, अब ये राजस्थान को लेके है लेकिन ये पूरे कंट्री में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है भैया, सनलाइट यहाँ पे बहुत है ना। तो उस सनलाइट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से घरों के ऊपर सोलर प्लांट लगा सकते हैं, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशन पे वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी। चलिए, अगली जो छोटी सी देखें, दो न्यूज़ को मैंने मर्ज करके यहाँ पे डाला है, वो है हमारा पेंडेमिक और एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए अभी तो पेंडेमिक चलो स्टार्ट हो गया, पेंडेमिक से पहले ही स्कूल्स वगैरह में एक हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ वर्चुअल एजुकेशन भी बच्चों को देना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, है ना। खासकर जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जैसे केरला एक है ना स्टेट है, दिल्ली है, जहाँ पे इस एजुकेशन को इंक्लूड किया गया था। मतलब स्कूल्स में कंप्यूटर डाले गए थे, वर्चुअल कीबोर्ड्स लगाए गए थे, पैनल लगाए गए थे, है ना। तो ये दोनों चीज़ों का यूज़ किया गया था, कंप्यूटर्स वगैरह वहाँ पे डाल दिए गए थे, इंटरनेट की फैसिलिटी, है ना। लेकिन कोविड के समय में क्या हुआ, स्कूल्स तो बंद हो गए, तो बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी, वो एजुकेशन मिलेगी उनको स्मार्टफोन्स के थ्रू, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री में ये डेटा शो करता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, स्मार्टफोन है तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये समस्या की वजह से क्या हुआ कि जिनके पास स्मार्टफोन है, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो तो उनको तो बेनिफिट है, जो बेचारे रूरल एरियाज में रहते हैं उनको तो पहले ही नुकसान था, ऊपर से वो फैसिलिटी का फायदा ही नहीं उठा सकते हैं। तो ये वर्चुअल जो लर्निंग है, क्या इससे सभी बच्चों को फायदा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो जो गैप पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था हैव्स और हैव नोट्स के बीच में, ये गैप और ज्यादा हो गया। जो रिसेंट जो डेटा है, रिसर्च डेटा, जो एक डेटा निकाला गया है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है, UDISE प्लस, इसका डेटा ये शो करता है कि इंडिया में सिर्फ 22% स्कूल्स के अंदर इंटरनेट एक्सेस है। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को मिला के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करोगे तो सिर्फ 11% गवर्नमेंट स्कूल में इंटरनेट की एक्सेस है। और यह भी एक्सेस पूरी इंडिया में बराबर नहीं है भैया। केरला में ये 87% है, दिल्ली में 85% है, उड़ीसा में सिर्फ 6% है, यूपी में सिर्फ 13% है, मध्य प्रदेश में 5-7% है। तो पहली बात तो इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं,
दूसरी बात अगर है तो वो कुछ स्टेट्स में मिल है, बाकी स्टेट्स में है ही नहीं। तो यार इनके बच्चों को आप कैसे एजुकेशन दोगे, कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, कैसे कोविड-19 के टाइम पे इनको आप एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो ये वर्चुअल लर्निंग है, इसको इवैल्यूएट करने का समय आ गया है कि क्या इसके अंदर कमियां हैं, कैसे कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? जैसे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, इसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं, गांव गांव में इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। भारत नेट, जिसका मैंने परसों भी करवाया था, है ना, भारत नेट को जल्दी से जल्दी हम लोग इंप्लीमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुँचाएँ। BSNL नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं, बहुत पुराना नेटवर्क है, इसकी लाइन पहले से बिछी हुई है। अब देखिए कोविड-19 के टाइम में जो नुकसान हुआ था बच्चों को लर्निंग का, इसके लिए एक जो है पैनल बनाया गया था, पार्लियामेंट्री पैनल, जिसने सारे स्टेट से रिपोर्ट मांगी थी कि बताइए कितना नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये लर्निंग का जो लॉस हुआ है इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई थी अलग अलग स्टेट से, लेकिन हमारी कंट्री में वही प्रॉब्लम है, अभी तक सारे स्टेट्स ने बोला है कि हमारे पास डेटा नहीं है, हमें थोड़ा सा और समय दीजिए। तो स्टेट्स और टाइम मांग रहे हैं ये बताने के लिए कि कितना बच्चों का लॉस हुआ है। इस मीटिंग के अंदर जो है इसरो के मेंबर्स भी थे, प्रसार भारती के भी मेंबर्स थे। इन्होंने बताया कि हम लोग स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। मतलब जैसे हम लोग टीवी का यूज़ कर सकते हैं, है ना, जैसे टीवी पे प्रसार भारती एक टीवी चैनल है, इस पे जो है आप बच्चों को सिलेबस करवा सकते हो। इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी एक स्कीम चला रखी है, स्वयं प्रभा इनिशिएटिव। स्वयं प्रभा इनिशिएटिव आपको दिखा देता हूं, यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर क्या है, 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल हैं जो DTH के थ्रू बच्चों को पहुंचाए जाते हैं, घर घर में पहुंचाए जाते हैं, और ये 24/7 चलाया जाता है, 24/7 चलाया जाता है। लेकिन क्या हमारी कंट्री में सारे घरों में टीवी है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर टीवी है तो क्या सारे घरों में DTH है? बिल्कुल भी नहीं है। वहां तक आप कैसे पहुंचाओगे? तो कम्युनिटी टेलीविजन की सुविधा करनी चाहिए। गांव गांव के ग्राम पंचायत के पास एक टेलीविजन होना चाहिए, जिसके पास सैटेलाइट का कनेक्शन होना चाहिए। गाँव के कुछ बच्चे वहां पर आ सकते हैं जो इन चैनल्स के थ्रू अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं टीवी के थ्रू। हालांकि स्वयं प्रभा इनिशिएटिव ऑलरेडी काफ़ी जगह पे इंप्लीमेंट हुआ भी है और अच्छे से काम भी कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग और ज़्यादा इनिशिएटिव के अंदर मतलब ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एजुकेशन सेक्टर में आप डेफिनेटली इन एग्जांपल्स को अपने एग्जाम में कोट वगैरह करने के काम में ला सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अगली चीज़ जो है वो ग्रीन टैक्स के बारे में। आपको पता है कि यूरोप के अंदर क्या है, जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, इसने क्या कहा अभी, इन्होंने 4 वैक्सीन्स को अलाउ कर दिया, जिसमें से जेंसन, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और फाइजर हैं, कि जिन लोगों ने अगर इसको लगवाया हुआ है तो वो यूरोप के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन किसी ने अगर इनके अलावा, जैसे रशियन वैक्सीन हो गया, चाइनीज़ वैक्सीन हो गया, इंडियन वैक्सीन जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अगर किसी ने ये लगवाए हैं तो वो भैया यूरोप के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। जबकि कोविशील्ड को WHO ने ऑथराइज किया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कोविशील्ड है ना, वो एस्ट्राजेनेका ही है, उसका इंडियन वर्जन है। तो भैया जब आप एस्ट्राजेनेका को आपने अलाउ कर दिया तो कोविशील्ड को क्यों नहीं कर रहे हो? और इसको WHO ने ऑथराइज भी किया हुआ है। तो यह प्रॉब्लम जो है यूरोप ने अभी हमारे सामने क्रिएट किया था। इंडिया और अफ्रीका ने इसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन जो है उठाया, क्योंकि अफ्रीका के अंदर भी कोविशील्ड को यूज़ किया जा रहा है एज अ वैक्सीन, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया था। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने रिएक्शन दिया कि अगर आप हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। अगर कोई आदमी यूरोप से इंडिया में ट्रैवल करेगा तो उसके ऊपर मैं जो है 14 दिन का क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दूंगा। तो इससे थोड़ा सा हलचल हुई। हलचल होने के बाद 9 कंट्रीज जो हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने अभी के टाइम पे कह दिया कि चलिए ठीक है, हम कोविशील्ड को अलाउ करते हैं। आने वाले टाइम में जो है और कंट्रीज भी इसके अंदर हो जाएंगी, क्योंकि EMA का जो डिसीजन है ये मैंडेटरी नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, तो कई सारी कंट्री ने इसके अंदर यहाँ पे अलाउ कर दिया है। फ्यूचर में वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका फ्यूचर क्या है, देखिए फ्यूचर में अगर ऐसी ही चीज़ें रही तो और इंडिया के लिए और गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अभी तक इंडिया की सिर्फ 4.44% ही पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है। भैया देखिए यूरोपियन कंट्रीज की तो मोस्टली वैक्सीनेट हो चुकी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो डेफिनेटली इंडिया में 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में तो अभी तो बहुत समय लग जाएगा। और इसी तरह की अगर रिस्ट्रिक्शंस रही तो फ्यूचर में इंडिया वाले वहाँ पर ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल नॉन एसेंशियल विजिट्स को यूरोप में बैन है, अभी वो लोग नहीं कर। नॉन एसेंशियल का मतलब जैसे टूरिस्ट वगैरह आप लोग घूमने हनीमून मनाने नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एडिटोरियल थे जो आपके लिए हमने सिलेक्ट किए थे। उसके अलावा कुछ और एडिटोरियल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से जो आप पढ़ सकते हो। आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है पोषण के अंदर सरकार ने कुछ ऑर्डर दिए हैं, क्या का एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड में आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको डाउनलोड करने के बाद ट्रैक रखिए कि आप जो है
किसको कितना दे रहे हो। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, पहले तो आप हमें स्मार्टफोन खरीदने का पैसा दीजिए, ऊपर से आप हमारा मोबाइल फ़ोन भी रिचार्ज करवाइए, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ही पढ़ सकते हो इसको भी, ठीक है। मालदीव के साथ हमारे रिलेशन तो पहले से थोड़े ख़राब हो ही रहे थे। अभी वहाँ पे मीडिया में जो है इंडिया के अगेंस्ट में कुछ फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जा रही हैं, उसको लेके थोड़ा बहुत है। फेक न्यूज़ वाली प्रॉब्लम पूरी दुनिया में ही है भैया, ठीक है। और जो है 20 साल के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका अपने ट्रुप्स को और नाटो अपने ट्रुप्स को वापस बुला रहा है, जिसके बाद वहाँ पे तालिबान जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और भैया तालिबान से पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब तालिबान पाकिस्तान ही समझ लीजिए आप, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेन किया गया था। तो पाकिस्तान का वहाँ पे रोल ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है, इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे कर रखी है, तो फ्यूचर में अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशन रहेगा हमारा, वो दोस्तों सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए, तो ये कुछ एडिटोरियल थे हमारे सामने जो हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। आप क्या किया करो यार, अपना नोटबुक लेके बैठा करो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, न्यूज़ को नोट कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुने और भूल गए। देखिए, सुनने के बाद ना भूल जाते हो, ज़्यादा रिटेन कर नहीं पाते, तो बेटर है आप नोटबुक लेके बैठिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसको नोट कीजिए, उसको हफ्ते में एक बार बैठ के संडे वाले दिन पूरे न्यूज़ को रिवाइज कर लीजिए, और आपके इस तरह से टॉपिक तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड